Good morning. Today is 25 October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. कल के लिए सॉरी, कल थोड़ी वीडियो आगे पीछे हो गई और कल थोड़ा कंप्यूटर में दिक्कत आ गई थी। आगे से पीडीएफ तो डेली डल जाएगी। पीडीएफ के लिए प्लीज़ आप एक काम कीजिएगा, ये एप्लीकेशन है टेलीग्राम की, मैसेंजर की तरह है, इसे डाउनलोड कर लेना। दोनों में डाउनलोड हो जाएगी, आपके पीसी में भी डाउनलोड हो जाएगी और अगर मोबाइल से करनी है तो गूगल प्ले स्टोर में, आईफोन में भी डाउनलोड हो जाएगी। अगर डाउनलोड करने के बाद अगर एंटर कर रहे हो तो आप ये एंटर कीजिएगा @onlyis.com। अगर वैसे ब्राउज़र में अगर आप एंटर कर रहे हो तो आप इस लिंक को एंटर कीजिएगा telegram.me/onlyis, अगर ब्राउज़र में करना है तो। ये दोनों लिंक्स हैं ये एप्लीकेशन अपने चैनल तक पहुंचने के लिए। इसमें पीडीएफ डेली मिल जाएगी आपको। पीडीएफ इसमें फ़ायदा ये होगा कि सेव रहेगी, आपकी डिलीट नहीं होगी कहीं से भी, मोबाइल से और किसी और भी। अगर आपके पास आईपैड है तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है डाटा ब्रीच से रिलेटेड। हुआ क्या, 19 बैंक्स का डेटा चोरी हो गया। ये आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। 19 बैंक्स का डेटा चोरी हो गया जिसमें 32 लैक्स डेबिट कार्ड्स थे, मतलब 32 लैक्स डेबिट कार्ड्स का हमारा डाटा चोरी हो गया। तो इसके इम्पैक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है। अभी तक 641 कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं और 1.3 करोड़ अभी तक रुपए चुराए जा चुके हैं उन डेबिट कार्ड से, उस डेटा का यूज़ करते हुए। डेटा से क्या होता है, अगर आपको किसी डेबिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स मिल गए तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, पैसे भी निकलवा सकते हो। तो एक ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। आरबीआई हमेशा कहती रहती है कि आप बैंक्स को हमेशा अर्ज करती है कि आप अपना डेटा सिक्योर कीजिए और उच्चतम कदम उठाएं ताकि एक जनता का विश्वास बना रहे। देखिए, विश्वास बहुत ज़रूरी है। आज अगर डेटा चोरी होता है तो हमारी जो मिडिल क्लास है, गांव के लोग हैं, वो कल को बैंक में पैसा जमा कराएंगे ही नहीं। उन्हें लगेगा कि कभी भी चोरी हो सकता है। तो अगर हमें इस दिशा में एक तरफ तो हम फिनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, सारा का सारा काम हम आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की घटनाएं आएंगी तो एक जनता का विश्वास टूट जाएगा, भरोसा टूट जाएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। ये तो सभी के लिए, ई कॉमर्स देख लीजिए आप, कोई भी चीज़ देख लीजिए, सबके लिए नुकसानदायक है। कल को फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कोई चीज़ खरीदेगा ही नहीं। तो हुआ कैसे ये, अभी तो देखिए कुछ पता नहीं है, जांच चल रही है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एजेंसी जांच कर रही है। और लेकिन संदेह ये जताया जा रहा है कि एक प्राइवेट बैंक थर्ड पार्टी वेंडर पेमेंट सर्विस, जो इसको एक प्राइवेट बैंक ने एक थर्ड पार्टी को ये ठेके पर दी हुई थी, एक सर्विस, एटीएम की सर्विस आप कह सकते हो कि आप हमारे एटीएम आप चलाइए। लेकिन उस थर्ड पार्टी के थ्रू उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, वहाँ से डेटा लीक की संभावना जताई जा रही है। तो अभी सिर्फ संभावना है ये। और जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो फिनेंस ऑडिटिंग भी कर रहा है। तो ये देख लेते हैं फिनेंस ऑडिटिंग होती क्या है, इसका क्वेश्चन बन सकता है ये प्री में भी और मेंस में भी। ये है फिनेंस ऑडिटिंग जो है, इसमें इवेल्यूएशन करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन की। ये देखिए, एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूएशन, हर एक जो ट्रांजैक्शन होती है ताकि उसको एविडेंस की तरह पेश किया जा सके कोर्ट में। और ये देखिए, ये सब कुछ देखती है, कुछ भी अगर एम्बेजलमेंट और जो कुछ भी फ्रॉड हुआ है हर एक स्टेटमेंट से ये पता लगाने की कोशिश करती है और उसको सबूत के तौर पे पेश करेगी कोर्ट में ताकि एक सच तक आया जा सके। और ये हर तरह के डिसीजन कंसिडर करती है, जैसे कि अगर जो डिसीजन लिया गया था वो डेलीगेटेड अथॉरिटी के द्वारा लिया गया था कि नहीं लिया गया था, दूसरा जो है एक सही समय पर लिया गया था कि नहीं लिया गया था जो हमारा डिसीजन है, और अगला जो है डिसीजन वाज प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी और नॉट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारी ये फिनेंस ऑडिटिंग से रिलेटेड हैं। तो अब देखिए, फिनेंस ऑडिटिंग नहीं, सॉरी, फोरेंसिक ऑडिटिंग। अब देखिए वो सेम बात, जैसे कि कंसर्न्स क्या क्या हैं। सरकार आजकल सारी की सारी स्कीम्स देख लीजिए, डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डिजिटल इंडिया, मोबाइल क्रांति, ई गवर्नेंस, ये सारी की सारी स्कीम्स आजकल ऑनलाइन चला रही है। तो ऐसे डेटा ब्रीच होएगा तो कोई भी ऑनलाइन सर्विस का फ़ायदा उठाएगा ही नहीं, उनको डर लगेगा। और बैंक्स भी आजकल लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी और लेस कैश इकोनॉमी की वो बात करते हैं और बार बार यही बात करते हैं कि अगर सारा का सारा ऑनलाइन हुआ तो हमारा जो ब्लैक मनी है उस पर भी कर्व किया जा सकता है। तो ये काफ़ी गंभीर इशू है, इस पर काम करना होगा। आगे वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए रघुराम राजन जो हमारे पिछले आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने भी कहा था कि पेमेंट सिस्टम तो अच्छे हैं, नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट दैट दे आर गुड, लेकिन उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर उसमें लीकेज हुआ तो वही बात, जनता का भरोसा टूट जाएगा, फिर तो ये डिजास्टर की तरह हो जाएगा और कैटेस्ट्रोफिक हो जाएगा।
और एक सारा का सारा इंटीग्रेटेड सिक्योर सिस्टम होना चाहिए, यानी सारे के सारे जो बैंक्स हैं, क्योंकि आजकल बैंक्स में क्या देखिए, अब एक बैंक का एटीएम सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सभी बैंक्स के लोग उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, यानी उसके पास सभी बैंक्स का डेटा है, तभी तो वो पैसा निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड सिक्योर सिस्टम होना चाहिए, अगर एक बैंक ने भी गलती करी तो सारे के सारे बैंक्स जाएंगे, ये दिक्कत है। आजकल एक और इसकी भी दिक्कत है, देखिए एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह एक ये कैरा बैंक, ये बैंक, ये क्या है, ये साइबर अटैकर हैं। इनका मेन मकसद यही है कि बैंकों का डाटा यूज़ करके पैसा कमाया जाए। दूसरे देशों में 100 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अभी तक टारगेट कर चुके हैं और $1 बिलियन का गबन ये कर चुके हैं। नाम क्या है, कैरबैनक, समथिंग लाइक दिस। मेंस में इस तरह के एग्जांपल यूज़ करेंगे तो अच्छा है करंट अफेयर में। तो अभी हमें करना हो क्या होगा, हमें सारी की सारी बैंक्स को और सरकार को भी एक साइबर सिक्योरिटी को अप्रेज करना होगा, और जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उनको रीएड्रेस करो, ताकि जनता के कंसर्न्स भी रीएड्रेस हो सकें और एक विश्वास भरोसा मेंटेन रह सके। तो पेपर 3 में इसका क्वेश्चन साफ साफ बनता है, साइबर सिक्योरिटी से भी और बैंक से भी रिलेटेड दोनों से क्वेश्चन इसका बन सकता है। तो ये काफ़ी सीरियस इशू है। अगला जो हमारा आर्टिकल है ये बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। ये आर्टिकल यहाँ पे ये वाला, ये बर्ड फ्लू से रिलेटेड आर्टिकल है, और इसका कंटेस्ट क्या है, देखिए पिछले दिनों दिल्ली के एक डियर पार्क में, हिरन का जो पार्क था उसमें काफ़ी मौतें हुई, उसमें 9 बर्ड्स थे वो मरे हुए पाए गए थे। तो इससे एक डर और भ्रांति फैल गई पूरे दिल्ली में और इवन आसपास भी। नेशनल न्यूज़पेपर्स में इसकी न्यूज़ आई कि बर्ड फ्लू का खतरा ना हो, तो इसीलिए अर्ली डिटेक्शन, यानी जल्दी से इसे डिटेक्ट कर सकें तो कंटेनमेंट आसानी से इस पर यू कैन से डेट कर्व भी किया जा सकता है और इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। और देखिए हमारा पूरा का पूरा देश एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है और पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो जो अगर थोड़ा सा भी बर्ड फ्लू की शिकायत आती है तो पूरी की पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। इवन दूसरे देशों में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ भी कंसर्न्स होंगे कि नहीं, इंडिया से पोल्ट्री यानी जो ये बर्ड्स वगैरह मीट वगैरह नहीं खरीदना क्योंकि वहाँ बर्ड फ्लू की शिकायत है। इसलिए इस तरह की रूमर्स को जितना जल्दी हो सके उस पर लगाम लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत नुकसान हो जाता है। तो एक्शन क्या लिया जा रहा है, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है और इस द्वारा एक्शन लिया जाएगा। और पिछले 2 साल में उन्होंने अपने एक एक्शन प्लान की घोषणा भी कर रखी है। केरला और कर्नाटका में पिछले दिनों बर्ड फ्लू की शिकायत देखने को मिली थी, तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है इन्होंने अपना एक एक्शन प्लान बनाया था। और देखिए करंटली क्या है, करंटली तो हम अभी वायरस फ्री हैं, यानी पिछले दिनों 5 सितंबर को वायरस फ्री घोषित कर दिया था WHO की कंसल्टेंसी के साथ में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कभी भी हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए, ऐसा वायरस है बहुत जल्दी फैल जाता है और दोबारा भी आ जाता है, तो टाइमली मॉनिटरिंग जरूर करनी चाहिए और इसीलिए डर है। तो यहाँ पे एक प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है कि बर्ड फ्लू में कौन सा वायरस है, H5N1, H3N2, H9N5, H2N1। क्वेश्चन आया था 2014 में, स्वाइन फ्लू से रिलेटेड आया था, तो ये आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका आंसर पहला है H1N1। तो इनिशियल फाइंडिंग में तो अभी तक ये निकल के आ रहा है जिस वायरस से बतखें मरी हैं वो है H5N8। ऐसे भी पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आजकल ट्रिवियल क्वेश्चंस, डेटा टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो हमें क्यों रिस्क लें, हम सारा छोटा मोटा डेटा याद ही कर लेंगे, क्यों अगले अटैम्प्ट तक बात लेके ही जाएँ। तो H1N8 थी, ये जो माइग्रेशंस बर्ड्स होती हैं वो ये वायरस लेके आई थी। यानी विंटर में कई सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो इंडिया में आ जाती हैं, दूसरे देशों में ठंड उनको ज़्यादा लगती है, जैसे साइबेरिया से और यहाँ से। तो ये विंटर बर्ड द्वारा लाया गया था ये वायरस, उसी की वजह से मौत हुई, जिसका नाम है H1N8। तो आगे देख लेते हैं। अब देखिए जो जूज़ हैं वो तो चिड़ियाघर वो ज़्यादा रिस्क पर हैं, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा बर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं आसपास के इलाकों से भी, और उनमें तमाम अलग अलग तरह के पंछी वहाँ आते हैं और रहते हैं, इसलिए चिड़ियाघर में ज़्यादा खतरा रहता है। इवन पिछले दिनों में एक चाइना में एक निकल के आया अलग तरह का वायरस H7N1, ये भी ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत खतरा है इससे। और अब बात कर लेते हैं, जो हम बात कर रहे थे अभी, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने एक नेशनल एक्शन प्लान अपनाया है और जिससे फ़ायदा हुआ है। वो नेशनल एक्शन प्लान है क्या, इस नेशनल एक्शन प्लान में एक ब्रॉड बेस्ड पीरियडिक टेस्टिंग की बात की गई है, यानी लार्ज स्केल टेस्टिंग की जाएगी और पीरियडिक की जाएगी, टाइमली की जाएगी और उसमें सब कुछ टेस्ट किया जाएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। दूसरा वो अपग्रेडेशन की बात करते हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है इससे रिलेटेड भोपाल में, और उसको अपग्रेड किया जाएगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है।
तीसरा, मॉनिटरिंग की जाएगी टाइम टू टाइम पर, क्योंकि जैसा पहले कहा गया कि ये वायरस कभी भी आ जाता है, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इन नेशनल एक्शन प्लान में। लेकिन इसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना सीरियस ये है और कितने सीरियस एम्प्लॉयज़ और पर्सनल इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होता, कितनी जल्दी और प्रोमिनेंट एक्शन लेते हैं। जैसे इस बार प्रोमिनेंट एक्शन है, प्रोएक्टिव एक्शन है। जैसे ही थोड़ी सी खबर निकल के आई, जल्दी से सारा का सारा डिपार्टमेंट हरकत में आ गया और एक्शन लेना स्टार्ट किया। और रूमर्स पे भी लगाम लगानी होगी, क्योंकि जैसा पहले डिस्कस किया, एक इकोनॉमी पे पूरा का पूरा खतरा पड़ता है, ना सिर्फ एक्सपोर्ट में, इवन डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी थोड़ा सा खतरा हो, थोड़ा सी न्यूज़ आए, लोग मीट खाना बंद कर देते हैं और चिकन खाना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे रूमर्स पे भी लगाम लगाना ज़रूरी है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो यूएस इलेक्शन से रिलेटेड है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे देश का डोमेस्टिक इशू है और किस इलेक्शन में किस इश्यूज़ पर वहाँ पे विवाद चल रहा है इस पर है, यानी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो लिख लेते हैं, देख लेते हैं। 8 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है। अभी डेमोक्रेटिक पार्टी की जो है वो है हिलेरी क्लिंटन, और रिपब्लिकन पार्टी की है वो है ये डोनाल्ड ट्रंप। और काफ़ी यू कैन से डैट बहुत ज़्यादा फीरियस इलेक्शन हो चुका है वहाँ पर वो अभी। और ये तो पहले इंडिया में कहा जाता था कि इंडिया में पर्सनल इशू और कुछ भी इशू कुछ भी नहीं छोड़ दे, जो पॉलिटिक्स का लेवल लो हो गया है। इवन यूएसए में भी अभी तक बहुत लो लेवल हो गया है पॉलिटिक्स का। यूएसए में देख लीजिए, हिलेरी क्लिंटन उनको कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को डिबेट के अंदर कहती हैं कि ही वाज टॉकिंग मी, और डोनाल्ड ट्रंप हिलेरी क्लिंटन को कहते हैं कि वो डिबेट में ड्रग्स लेकर आई। तो इस तरह की बहुत लो लेवल की पॉलिटिक्स वहाँ भी देखने को मिल रही है। और एक देखिए, एक बात यहाँ पर सबसे मेन जो है, अमेरिकन फॉर्मेशन। अमेरिका फॉर्म कैसे हुआ था? अमेरिका में तो वहाँ पे रेड इंडियंस थे शुरू में तो, लेकिन जैसे जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर अलग तरह की कंट्रीज़ में वहाँ के लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, वहाँ के लोगों को मारा गया, तो वो भागकर अमेरिका में आ गए। तो अमेरिका एक तमाम तरह से भागे हुए लोगों का देश बन गया और अलग अलग वैल्यूज़ का वहाँ पे आना हुआ। लेकिन अब यही ग्रेट अमेरिकन ड्रीम वहीं से कंसेप्ट निकल के आता है कि ऐसी ड्रीम जहाँ सभी मल्टीकल्चर्स के लोग, सभी धर्मों के लोग मिलकर रहेंगे और प्रोस्पर्स रहेंगे। उनका एकमात्र मकसद ये है कि वो प्रोस्पर्टी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अभी ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स है, डोनाल्ड ट्रंप की, वो एक ग्रेट वॉल खड़ी करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिको के खिलाफ में एक ग्रेट वॉल खड़ी कर दी जाएगी। एक दूसरा इशू ये है, अब वो कहते हैं कि ग्रेट वॉल खड़ी कर दी जाएगी। इमिग्रेंट्स जो हैं वो बाहर के देशों से आते हैं और वहाँ पे जॉब करते हैं, उनको हटा दिया जाएगा। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उनकी रही है, मुस्लिम्स के रिलेटेड भी और अफ्रीका के रिगार्डिंग भी। तो एंटी अफ्रीकन स्टेटमेंट्स उन्हें कहा जा सकता है। और दूसरा, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स पर भी वो यही कहते हैं कि इन्वायरमेंट जो है एक गंभीर मुद्दा नहीं है, ये चाइना का स्टंट है और हमें हमारी डेवलपमेंट नहीं रोकनी चाहिए और इन्वायरमेंट से कुछ भी खतरा नहीं है। बार बार वो एक ही बात कहते हैं कि हमें ये देखना है हु वी आर एंड लाइक हु आवर एनिमीज आर। ISIS की बात करते हैं वो इस तरफ में। और देखिए, हम सीख क्या सकते हैं? वैसे तो आजकल यूएस के इलेक्शंस में भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। हम इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी सीख सकते हैं। वहाँ कैसे हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप है, अपनी पार्टी से ही पहले उनका इलेक्शन हुआ, फिर वो एकदम टॉप तक अब लड़ने आए। वहाँ पे डिबेट का कल्चर है, ये अच्छी चीज़ है। डिबेट अभी हालांकि बहुत लोअर लेवल तक पहुँच गई है, लेकिन एक डिबेट का कल्चर तो है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो म्यांमार के साथ रिलेशन से रिलेटेड है। म्यांमार के साथ रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पिछले दिनों 2 स्टेट विजिट हुई, यानी उनके 2 देश के प्रीमियर हैं और प्रेसिडेंट यानी, और दूसरे हम सू की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया की विजिट पर आई। तो ये इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है म्यांमार की विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज रिलेशंस। अब देखिए, म्यांमार की लोकेशन देखिए आप। म्यांमार की लोकेशन ऐसी है जहाँ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, ये सारे के सारे रीजन जो है इंटरसेक्ट करते हैं। बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा। पहले ये म्यांमार था वो बर्मा था, और बर्मा था यहाँ पे देखिए, इस पूरे के पूरे रीजन को ब्रिटिश द्वारा रूल किया गया था और हमारे रीजन को भी ब्रिटिश ने रूल किया था। और एक जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है, हम दोनों ने साथ साथ मिलकर लड़ा था। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, इनको मांडले जेल में भेजा गया था, क्योंकि पहले सारा रीजन इंटीग्रेटेड था। मांडले जेल म्यांमार में थी, बर्मा में थी, इसलिए वहाँ भेजा जाता था हमारे प्रिजनर्स को। 1935 में हुआ कि दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग आया। दोनों का जो एक्ट आते थे, 1935 एक्ट इंडिया के लिए आया था, वो बांग्लादेश के लिए अलग आया, इंडिया के लिए अलग आया। तो वहाँ से अलग होना स्टार्ट हो गए। आज़ादी भी दोनों देशों को एक साथ मिली दोनों। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी रही। 1962 में वहाँ कूप आ गया, मिलिट्री रूलर ने वहाँ पर कब्जा जमा लिया और कूप आ गया। तो तब से लेके अभी तक
2008 तक मिलिट्री रूलर ही वहाँ पर रूल कर रहे थे। लेकिन 2008 में टूटी फूटी डेमोक्रेसी आई। टूटी फूटी डेमोक्रेसी कैसे? क्योंकि डेमोक्रेसी आने के बाद में 25% सीट्स थी वो मिलिट्री के लिए रिजर्व्ड, और काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी यू कैन से डैट उन्होंने कंडीशंस लगा दी थी दूसरी पार्टीज़ के लिए, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का अगर या फिर पर्सन का कोई फॉरेन स्पाउस है या बच्चे हैं तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो सू कई की बच्चे और जो हस्बैंड थे वो फॉरेन सिटीजन थे, इसलिए सू की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, इसलिए ही वो फॉरेन मिनिस्टर बनी है। और इसलिए इसी के कारण 2010 का जो इलेक्शन था वो रिजेक्ट कर दिया था सू की पार्टी ने, एनएलडी ने, यानी बॉयकॉट कर दिया था। फिर थिन सिन चुन के आए थे, थिन सिन प्रेसिडेंट बने थे। और अभी 2015 का इलेक्शन सू के ने बायकॉट नहीं किया और वो जीत गई ये इलेक्शन। बट अब देखिए एक बात, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकी क्योंकि वो 2008 का कॉन्स्टिट्यूशन है। 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके बच्चे या फिर स्पाउस जो फॉरेनर है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, इसलिए सू की पार्टी जीती लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, इसलिए फॉरेन मिनिस्टर बनी। और अब देखिए, अब ज़रूरी है कि दोनों के दोनों इवन मिलिट्री और जो एनएलडी है रिस्पेक्ट करें रेड लाइंस को, यानी सू की बात नहीं करेंगी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, और आर्मी भी दखल नहीं देगी, वो भी एक बार चलने देगी डेमोक्रेसी को। तो यही रेड लाइंस को रिस्पेक्ट करना होगा। लेकिन क्रिटिसिज्म भी है, अभी सूकी की पार्टी एनएलडी सत्ता में है तो उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है। एक सारी की सारी जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई है सूकी और टॉप लीडरशिप के अंदर में, और दूसरा कुछ भी इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है एग्जीक्यूटिव्स में। देखिए वहाँ भी पार्लियामेंट है, वहाँ सारे के सारे जो एमपी हैं वो एनएलडी के हैं, और जो सारी की सारी पावर है इनमें कॉन्सेंट्रेट हो गई है, और उनका कोई कंट्रोल नहीं है एग्जीक्यूटिव से ऊपर में, ये भी कंसर्न्स हैं। और सेकंड लीडरशिप तो है ही नहीं वहाँ पे, यानी एक सिर्फ टॉप लीडरशिप है, सेकंड लीडरशिप तो है ही नहीं, इसलिए कंट्रोल नहीं है ग्राउंड लेवल पर। जो अगले देखिए, अभी जैसे ही वहाँ पे डेमोक्रेसी चुनकर आई, तो डेमोक्रेसी वहाँ पे चुन के आई तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब भी लोगों को यूँ ही लगता था जैसे ही हमारा देश आज़ाद आएगा हमारी तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी हमें और हमारी प्रॉब्लम्स को निदान मिलेगा। तो ऐसा ही म्यांमार में था, उन लोगों को लगता था कि डेमोक्रेसी आती है हमारी सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी फ़िलहाल रिकॉन्सिलेशन की तरफ है। रिकॉन्सिलेशन किन के बीच में? जैसे मेजॉरिटी और एथनिक माइनॉरिटी है वहाँ पे इश्यूज़ हैं इन दोनों के बीच में और वाद विवाद रहता है। बुद्धिस्ट और मुस्लिम के बीच में राइट्स की सिचुएशन रहती है, काफ़ी डिफरेंसेस हैं, और मिलिट्री और एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं इनके बीच में भी। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि इन तीनों के जो है उनके बीच में एक रिकॉन्सिलेशन बनाया जाए और शांति स्थापित की जाए यहाँ पर। सुगी ने अभी फॉरेन मिनिस्टर में जैसा पहले डिस्कस किया एक पद ग्रहण किया है, और काफ़ी जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर, जो पहला हमारा इशू है वो चाइना की तरफ वो कैसी पॉलिसीज़ अपना रही हैं। चाइना की तरफ में वो अभी उनकी पॉलिसी इवॉल्व हो रही है और बैलेंस्ड पॉलिसी वो अपनाने की कोशिश कर रही हैं। एक इशू है जो मिडस्टोन डैम का। देखिए चाइनीज़ जो है मिडसोन डैम बना रहे हैं म्यांमार में, पहले से बना रहे हैं, लेकिन इस डैम पे ना काफ़ी इशू क्रिएट हो गया था। चाइनीज़ कंपनीज़ पे आरोप लगा था कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। तो इसलिए इस इशू को एक बार यू कैन से डेट सस्पेंड कर दिया गया था, यानी उस डैम पर रोक लगा दी गई थी। तो अब नई सरकार चुन के आई है, तो नई सरकार पर यह दबाव है कि वो इस इशू को कैसे हैंडल करे और दोबारा से इसको डैम को बनाया जाए या फिर सस्पेंड कर दिया जाए। देखिए अभी निकल कर ये आ रहा है कि अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन निकल कर आ रहा है कि वो ये डैम तो सस्पेंड कर देंगे, लेकिन इस प्रोमिस पर कि नए प्रोजेक्ट्स और दूसरे नए प्रोजेक्ट्स चाइना को दिए जाएं। तो इस पर भी एक इंडिया का कंसर्न है कि नए प्रोजेक्ट चाइना को क्यों दिए जाएं, हमें क्यों नहीं। अभी देखिए दो स्टेट विजिट हुई हैं हाई फाई, तो एक अच्छा स्टार्ट देखने को मिल रहा है, और अच्छा स्टार्ट देखने को मिल रहा है, मोमेंटम लाने की ज़रूरत है। जो इंसर्जेंट एक्टिविटी हुई है होती है वहाँ की धरती, म्यांमार की धरती पर इंडिया के अगेंस्ट में, उस पर कर्ब किया जाए। इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस पर है, और इस पूरी पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ ले जाया जाए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती क्या है? देखिए इसका कोई खास मीनिंग नहीं है, एक डिप्लोमेटिक जार्गन है। मेन इसका फोकस होता है इस पे मिलिट्री फोकस पे और सिक्योरिटी फोकस पे। वैसे तमाम तरह के स्फीयर्स में डील करते हैं, और ऑलरेडी चाइना के साथ में जो इनकी पार्टनरशिप है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब देखिए दूसरी जो बात है, एक एनुअल लेवल समिट लाए जाएं। एनुअल लेवल समिट अभी इंडिया रशिया के बीच में होते हैं, आपने देखा ही होगा। दूसरा कंसर्न्स क्या हैं? दूसरे कंसर्न्स हैं जो
हम प्रोजेक्ट की घोषणा तो कर देते हैं, जैसे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और ट्राइलेटरल हाईवे, बहुत टाइम लगता है, हम कंप्लीट नहीं करते। हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक हाइड्रो पावर प्लांट भी था, वो भी हमने कंप्लीट नहीं किया। ये देखिए कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये प्रीलिम में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है, और मेंस में तो हर में यूज कीजिएगा जहाँ भी इंडिया म्यांमार रिलेशंस आए। ये यहाँ से जाएगा कोलकाता पोर्ट से लेके, पहले सी रूट में सितवे तक, फिर एक रिवर के थ्रू, फिर एक आगे रोड, ऐसे ऐसे जाएगा। इसके फ़ायदा ये होएगा, चिकन नेक पे नहीं जाना पड़ेगा हमें, ऊपर चिकन नेक से अभी हम नॉर्थ ईस्ट से जुड़ते हैं एक चिकन नेक हाईवे से, जो सिर्फ 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। काफ़ी घूम के जाना पड़ता है, यानी त्रिपुरा जाना हो तो काफ़ी घूम के ऊपर से जाना पड़ेगा, तो इसका फ़ायदा ये होगा काफ़ी टाइम बच जाएगा। एक ट्राइलेटरल हाईवे है जो इंडिया म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ेगा, इसमें भी हम काफ़ी डिले कर रहे हैं। तो बात यही है कि हम घोषणा तो कर देते हैं लेकिन डिले बहुत करते हैं। अब देखिए दूसरे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम टाइम पर कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे आईटी प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, इन पर तो उनमें अवेयरनेस ही नहीं है, उनको तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट मानते हैं। तो उसी को हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया अभी क्या है, पूरा नहीं कर सकता प्रोजेक्ट्स। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत कम है इंडिया म्यांमार के बीच में। तो अभी करना क्या चाहिए, इंडिया म्यांमार को एक फाउंडेशन बनानी चाहिए, और जो बिजनेस चैम्बर्स हैं वो इसमें फंड्स कंट्रीब्यूट करें, और दो जो एम्बेसडर्स हैं वो एक एक्सपर्ट्स का बोर्ड चेयर करें, और इस तरफ ध्यान दें कि नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के बीच में जो स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और टीचर्स पीपल हैं, इनका कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़े। इसी से क्या होएगा, इससे जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। तो एक प्रीलिम का क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि कौन कौन से स्टेट्स इंडिया से म्यांमार को ज्वाइन करते हैं। तो ये हैं हमारे मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम। तो आप बताइए, इसका आंसर होगा मेघालय। मेघालय नहीं ज्वाइन करता म्यांमार को। म्यांमार को 4 स्टेट्स ज्वाइन करते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह के आप इसमें देख लीजिएगा कि इसमें मैप में साथ साथ देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो बाद में जब प्रीलिम नज़दीक आएगा 3 महीने में आपको पूरा रट्टा मारना पड़ेगा। अभी से एक बेसिक बैकग्राउंड तैयार रहेगा तो अच्छी बात है। मेंस में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है साफ साफ, एग्जामिन द रिसेंट प्रोग्रेस मेड इन द इंडिया एंड म्यांमार रिलेशंस। तो बस यही है आज की डिस्कशन। PDF उसमें डल जाएगी टेलीग्राम एप्लीकेशन में। दोबारा से बता देता हूँ मैं कैसे वो है। टेलीग्राम की एप्लीकेशन में देखिए, आपको अगर टेलीग्राम की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, करने के बाद आप एंटर करेंगे @onlyIAS। अगर सीधा ब्राउज़र में डालते हैं तो ब्राउज़र में ये डालिएगा telegram.me/onlyIAS। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।